A very very warm welcome at my YouTube चैनल जो सेट पीक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए पर्यावरण शिक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड वन लाइनर्स क्वेश्चन इस वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है। बस ये क्वेश्चन देख लीजिए और आप देख लीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। और बिल्कुल आपको पता ही है कि इस चैनल पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता है, केवल और केवल पढ़ाई होती है। और बस वन लाइनर क्वेश्चन ये जितने भी है आप देख लीजिए और देख लीजिए कि आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक हुई है और कितना और बाकी है। अब तो टाइम नहीं है, बिल्कुल जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने याद किया है उसको बस रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। और जो भी मैं वीडियो देख रही हूँ आप दे रही हूँ उसको देख के आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। इससे आपका एग्जाम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण शिक्षा का हो जाएगा। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टुमारो सॉरी टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे वंदना शिवा। कौन है ये? वंदना शिवा है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा पुस्तक है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है वंदना शिवा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? ठीक है, बायोडीजल पौधा आप नाम सुने होंगे क्योंकि इस बायोडीजल पौधा जो है वो हमारा यूपी में भी बहुत अधिक होता है कहा जाता है। ठीक है, ऐसा मैंने बिल्कुल सुना है, रियल में मैं नहीं जानती हूँ लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बायोडीजल पौधा जो है वो यूपी में पाया जाता है। और इससे क्या बनाया जाता है? इससे डीजल बनाया जाता है। तो कौन सा पौधा है जिससे डीजल बनाया जाता है? बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। वो कौन सा, उस किस पौधे से वो बनता है? तो उस पौधे का नाम है रतनजोत। ठीक है, उस पौधे का क्या नाम है? रतनजोत। नेक्स्ट हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है टी पुलैया। ठीक है, देखिए ये बुक का नाम है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। जहां तक ये कामा लगा हुआ है, दोनों कामा, दो डबल ब्रैकेट लगा, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, दोनों कामा के बीच ये जो हमारा है कथन है, एक मतलब कथन नहीं, सॉरी बिल्कुल भी कथन नहीं है, ये एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, बिल्कुल मेरे उस पर मत जाइएगा, मैं गलती से इसको कथन बोल दी हूँ, कथन नहीं है ये पुस्तक है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है टी पुलैया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में है। और ये कब उस वहाँ बनाया गया था? 1971 में बनाया गया था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है या उपस्थित है, जो भी बोल लीजिए, एम्स्टर्डम 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, यानी जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? ठीक है, ये है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास से क्या समझते हैं? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास से मतलब ये है कि कोई भी है इंसान अपना फैक्ट्री बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, तो वो बना तो रहा है, ठीक है, वो उपज करे, वो बनाए, औद्योगिकरण करे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करे कि हमारे पर्यावरण को भी क्या हो, कोई नुकसान ना हो, उसको बोलते हैं स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। यानी विकास भी है, वो प्रौद्योगिक लगाए भी, लेकिन क्या होना चाहिए, बिल्कुल वह स्वच्छ होना चाहिए। हमारे जो पर्यावरण के जो प्रोटोकॉल्स, जो नियम बनाए गए हैं, स्वच्छ रहने का जो प्रोटोकॉल और नियम बनाए गए हैं, बिल्कुल क्या हो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, यानी जो इस नियम को जो फॉलो करता है उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रदान किया गया था? तो ऑपरेशन ग्रीन जो है हमारा प्रदान किया था कब? 1 जुलाई 2001 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था? 1 जुलाई 2001। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या होना चाहिए, कि वो पारिस्थितिकी के कारकों का क्या दिखाए, फोटो दिखाए। आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम ऐसे डायरेक्टली नहीं, व्याख्या के थ्रू नहीं पढ़ाते हैं, उनको हम पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के सामग्री यूज करते हैं, हम टूल्स यूज करते हैं, हम कार्ड यूज करते हैं, ताकि देखने में उन्हें क्या हो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगे। और जैसे इंटरेस्ट उनमें होगा, उनमें रुचि होगी, वो बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी तरीके से क्या करते कर सकते हैं, उसको
सीख सकते हैं। तो अगर प्राथमिक स्तर पे आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, अगर पढ़ा रहे हैं तो सबसे बेस्ट, इससे भी एक बेस्ट अच्छा तरीका होता है कि उनको गार्डन में ले जाए, उनको प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ें दिखाएं। लेकिन वो बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी गार्डन में भी आप लेके जाएंगे तो वो उतना नहीं समझ पाएंगे। आप ऐसा करिए, पहले उनको पिक दिखाइए, पिक दिखाने के बाद उनको गार्डन में लेके जाइए। जैसे मान लीजिए आप चिड़िया के बारे में पढ़ा रहे हैं तो चिड़िया का पिक दिखाइए और फिर उनको गार्डन में लेके जाइए, और कहीं चिड़िया दिखे तो उन्हें दिखाइए कि देखो हाँ ये चिड़िया। अगर आप पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप पेड़ पौधों का पिक दिखाइए, फिर उनको ले जाके गार्डन में वो पेड़ पौधा दिखाइए। बहुत ही अच्छे से इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, बच्चे जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो बहुत ही आसानी से पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर आप बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाते हैं तो उनको समझाने के लिए आप क्या करेंगे, तो पारिस्थितिकी के जितने भी कारक होते हैं उनको फोटो दिखाएंगे। मान लीजिए अब समुद्र आ गया तो समुद्र को आप पिक में ही तो दिखाएंगे, आप समुद्र तो अपने क्लास से बाहर नहीं ले जाएंगे। जो चीज़ आपको दिखाने लायक है वो बाहर ले जाके गार्डन में ले जाके दिखा सकते हैं। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा समुद्र भी आता है ना, मान लीजिए, और समुद्र में बहुत व्हेल व्हेल बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आती हैं, तो उन सबको आपको दिखाना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वहाँ लेके जा नहीं पाएंगे। तो जो चीज़ आप नहीं ले जाकर वहाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते, आप उसको किससे दिखाना पसंद करेंगे या किससे दिखाएंगे तो बच्चों में ज़्यादा रुचि होगी, वो हो गया हमारा फोटो या पिक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, पारिस्थितिकी को समझाने के लिए एक शिक्षक को निम्न बात को समझना होना चाहिए। मतलब समझ होनी चाहिए या समझ होनी चाहिए या समझ कह सकते हैं कि क्या उनके अंदर होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी के सैद्धांतिक, ठीक है, पारिस्थितिकी के जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की गहन समझ होना चाहिए। व्यवहारिक मतलब आपको पता है कि हमारा जो मनोविज्ञान भी कहता है, जो हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है कि पहले माना जाता है कि हमारा, पहले माना गया था कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो दर्शन का है, फिर मस्तिष्क का है, फिर मन का है, लेकिन लास्टली उसको किससे जोड़ा गया है, उससे जोड़ा गया व्यवहार। यानी अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अगर उसकी बातों को समझाना है तो हमको अध्ययन करना चाहिए किसके बारे में, उसके व्यवहार, यानी वो किस तरह के व्यवहार को लेके वो चीज़ों को समझ रहा है, वो व्यवहार हमें उसके सामने रखना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं कि अगर पारिस्थितिकी तंत्र आप प्राथमिक क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि आप उनके व्यवहार को समझें, उसी व्यवहार में चीज़ों को लाकर क्या करें, उन्हें समझाएं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की जो प्रतिशतता होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है पारिस्थितिकी दक्षता। क्या बोला जाता है उसको, पारिस्थितिकी दक्षता बोला जाता है। यानी उसको एक स्तर से दूसरे स्तर में जो उसका पोषण जा रहा है उसको बोलते हैं क्या, पारिस्थितिकी दक्षता। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता पाई जाती है। ठीक है, हम ऐसे भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि शारीरिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो हमारा होता है विषुवत रेखीय वनों में। विषुवत रेखीय वन आपको पता है कि अगर हमारे पास पृथ्वी होता है तो जो 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है उसी को वहीं, ठीक है, वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, फिर हमारा ऊपर जो होता है वो होता है हमारा कह सकते हैं कर्क रेखा, नीचे जो होता है वो होता है हमारा मकर रेखा। और हम जानते हैं कि जो हमारा इक्वेटर होता है उस पर बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ हमारा वातावरण जो होगा ज़्यादा गर्म होगा और भाप ज़्यादा बनेगा और बारिश क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा भाप बनेगा मतलब ज़्यादा बारिश। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा उसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है, उसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, उसको इक्वेटर भी बोला जाता है। यानी कोई पूछे कि हमारे अर्थ पे या सबसे ज़्यादा जो हमारा जैव विविधता होता है वो कहाँ पाया जाता है, क्या वो मकर रेखा पे पाया जाता है, कर्क रेखा पे पाया जाता है, विषुवत रेखा पे पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं विषुवत रेखा पे या फिर विषुवत रेखीय वनों में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता संबंधित है। ठीक है, तो क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से। ठीक है, यानी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की अगर उसकी प्राथमिक उत्पादकता जो होती है वो किससे संबंधित होती है, क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण, यानी उसका भौगोलिक, उसका भौतिक जो पर्यावरण है क्या कैसा है। अगर बहुत ठंडा होगा तो वहाँ देखेंगे कोड़धारी वन होता है, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा मरुस्थल है तो वहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऐसे कांटेदार पौधे होते हैं जिनमें पत्ते नहीं होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हरा भरा वो भूमि है, अगर वो जगह है तो आप देखेंगे बहुत हरे भरे पेड़ पौधे हो सकते हैं। यानी कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ना, उनकी जो उत्पादकता होती है उनके आसपास का जो वातावरण होता है, जो भौगोलिक वातावरण होता है उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब यही है। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन वन कितना होना चाहिए, यानी वन का कितना प्रतिशत हमारी भूमि पे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अर्थ अर्थ को हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री रहे, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो और कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यानी हमारा जो हमें भूमि मिला है, यानी जो हमारा भारत का भूमि है, उस पूरे क्षेत्रफल पे कम से कम 33% क्षेत्रफल पे क्या होना चाहिए, वन होने ही चाहिए। अगर 33% से कम है तो ऐसा नहीं कि ये हमारा कह सकते हैं कि भारत जो भी बंजर हो जाएगी, एक बिल्कुल कहीं भी पेड़ पौधे नहीं होंगे, लेकिन हाँ पोल्यूशन हो जाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए अभी हमारे पास कितना है, 24% कुछ पे हम कह सकते हैं कि है हमारा वन हमारे इंडिया में, लेकिन हमें 33 तक पहुंचाना है। अगर 33 तक पहुंच गया तो जो भी आप देख रहे हैं कि जैसे दिल्ली वगैरह में बहुत सारा पोल्यूशन का ये खतरा बढ़ गया, तो वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख होती है, ठीक है। सॉरी, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख होती है। तो हमको पता है ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा कौन सी गैस वो प्रभावित होती है, मतलब प्रमुख होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है जो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करती है। और पिछला को देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत अच्छे से ग्रीन हाउस प्रभाव मैंने इफेक्ट इसको समझाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो जो पारितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है या सौर ऊर्जा होता है, ठीक है। हमको पता है क्योंकि सारे जितने भी हमारे कह सकते हैं उत्पादक होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं ग्रीन पौधे, यानी ग्रीन प्लांट, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और यही उत्पादक अपना भोजन वो कैसे बनाते हैं, वो ऊर्जा को लेके सौर, आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी कोई भी प्लांट अपना पौधा बनाता है, और क्या क्या लेके बनाता है, 6 CO2 लेता है और 6 H2O लेता है, और फिर फोटोसिंथेसिस करके बनाता है हमारा सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और O2 रिलीज करता है। वही O2 हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि O2 ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पारितंत्र में जो ऊर्जा होता है उसका प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, किसी पारितंत्र में होते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। जैविक घटक मतलब क्या हो गया, लिविंग थिंग्स, जितने भी लोग जीवित हैं वो हो गए, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ पे दो ही चीज़ है, एक जैविक है एक अजैविक है। वो तो हम बाद में क्लासिफाई करते हैं ना कि ये प्लांट कैटेगरी का है, या फिर हम कह सकते हैं ये नॉन प्लांट है, ये ऐसे मतलब ये एनिमल है, ये बर्ड्स है, ये हम बाद में डिवाइड करते हैं। पहले अगर बात की जाए तो हमारी पृथ्वी तो दो ही चीज़ से बनी हुई है ना, एक जैविक है और एक अजैविक है। बाद में हम डिवाइड करते हैं, दिस इज मैटर, दिस इज द बायो, दिस इज द केमिस्ट्री, ठीक है, बाद में वो डिवाइड करते हैं। लेकिन फर्स्टली जो हमारा पारितंत्र है वो दो ही चीज़ से बना हुआ होता है, जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीवन होता है, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एक पारितंत्र में शैवाल का क्या स्थान होता है। यानी जो हमारे शैवाल होते हैं, आप पढ़े होंगे कि शैवाल हम क्या होते हैं, जैसे आप अमीबा पढ़े होंगे, पैरामीशियम पढ़े होंगे, बायो में सारी चीज़ें पढ़े होती है। तो एक पारितंत्र में जो शैवाल होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शैवाल होता है वो अपना भोजन क्या करता है, बनाता है, ठीक है। एक शैवाल होता है, एक कवक होता है। शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। शैवाल जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन इसके साथ डिपेंड होता है कौन, कवक, क्योंकि कवक अपना भोजन नहीं बना सकता, वो उत्पादक नहीं होता है। लेकिन शैवाल क्या होता है, उत्पादक होता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक है। देखिए शैवाल जो होता है वो कवक को क्या देता है, भोजन देता है, और कवक क्या देता है, शैवाल को रहने का घर देता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक पारितंत्र में शैवाल का जो स्थान होता है वो क्या होता है, उत्पादक होता है, क्योंकि शैवाल अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर कोई पूछे शैवाल और उत्पादक में क्या, शैवाल और कवक में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। शैवाल जो होता है वो अपना भोजन बनाता है, शैवाल जो होता है वो अपना भोजन बनाता है, जो कवक होता है वो अपना भोजन नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम उपभोक्ता नहीं है, हम क्या हैं, सॉरी, हम उपभोक्ता हैं, हम उत्पादक नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को हम बनाते नहीं हैं। अब आप समझेंगे, आप कहेंगे मैम हम तो खाना घर में बनाते हैं, हम तो सारा काम अपना खुद करते हैं, तो नहीं, आप
सब्जी आपको दिया जाता है, आप उसे पकाते हैं, ठीक है, आप उसको निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको बनाते नहीं हैं। तो जितने भी हमारे हम हो गए हैं जीव जंतु, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो भी किस पे डिपेंड होते हैं, वो भी डिपेंड होते हैं, तो घास पे डिपेंड होते हैं या न किसी जानवर पे डिपेंड होते होते हैं। यानी जो हमारा उत्पादक होता है वो होता है हमारे सारे प्लांट, सारे ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जितने भी गाय बकरी भैंस हो गया, ठीक है। और द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं हम, यानी कि मानव। और मानव आपको पता है कि क्या है, सर्वाहारी है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्लांट भी खाता है और मांस भी खाता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एक पारितंत्र में मानव और सभी जंतु क्या क्या होते हैं, ये उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक के द्वारा बनाए गए खाना को जो खाता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता, और जो अपना खाना स्वयं बनाता है उसको बोलते हैं उत्पादक। यानी उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे ग्रीन प्लांट, और उपभोक्ता कौन है, हम हैं और सभी जंतु हैं। आई होप एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। तो धूम्र कोहरे का निर्माण कैसे होता है, धुएं से होता है, और किससे होता है, कोहरे से होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है। नाइट्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है, तो नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है अमोनिया का ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण होता है, अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही कम टाइम में मैं चाहती हूँ आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाए, ताकि आप बिल्कुल ये ना सोचे कि हाँ अरे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। आप बिल्कुल जो भी वीडियो दिया जा रहा है आप कहीं भी उसको चला कर रख लीजिए, सुनते रहिए, एक दो बार सुनिए, आपका एक क्वेश्चन क्या होगा, बहुत अच्छे से तैयार होगा। और बिल्कुल आपको थोड़ा भी बेनिफिट लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।